हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईरू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जीएस और जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में आप आंसर जरूर देंगे। देखिए, ये आपका ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का भी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने सभी जो है एजुकेशन ग्रुप में, सभी अपने फ्रेंड्स मित्र के साथ वीडियो को शेयर करें। इन सब करने से भाई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हमें वीडियो का कंटेंट और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आ रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए भाई, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में आंसर आप जरूर करेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ट्विन मिनरल किसे कहा जाता है भाई? जुड़वा खनिज। खनिज क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर घुसा रहता है उसको खोद खोद के निकालते हैं, वो खनिज कहलाता है। खनन के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? खनिज कहते हैं। अब जुड़वा खनिज का मतलब क्या है? जो जुड़वा पैदा हो भाई, ठीक है। जो जुड़वा खनन के द्वारा मिले, तो ये जो है आपका सीसा और जस्ता, ये क्या है? जुड़वा खनिज है। ये खनन के द्वारा क्या साथ साथ मिलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में आप आंसर जरूर करेंगे भाई, ठीक है। कमेंट में आप क्या करेंगे? आंसर जरूर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है? देखिए, गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, पहाड़ पर ले जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर। देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए पेंडुलम घड़ी है, यहाँ से पेंडुलम लटका हुआ भाई, ठीक है। पेंडुलम, देखिए इसमें आपको समझना होगा आवर्तकाल किसे कहते हैं। क्या? आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल जानना होगा भाई, आवर्तकाल क्या होता है। उसके बाद आवृत्ति आपकी जानना होगा भाई, अगर आपको इतना पता है तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। क्या? आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक, आवृत्ति। चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है। जैसे ये पेंडुलम है, यहाँ से यहाँ तक गया, एक बार हम यहाँ से खींच दिए, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब एक दोलन पूर्ण करने में लगा समय। जैसे ये यहाँ से गया, ठीक, यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक दोलन पूर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, फिर नीचे उतना ही जाएगा, तो इसे हम कहेंगे एक दोलन पूर्ण हो गया। जैसे ये यहाँ से चला यहाँ, फिर ये उतना ही दूर इधर जाएगा, तो इसका एक दोलन पूर्ण हो गया, ठीक है। एक दोलन क्या हुआ? पूर्ण हुआ। इसे हम कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है। अब एक दोलन पूर्ण करने में एक सेकेंड में दोलनों की संख्या, ये जो दोलन हो रहा है एक सेकेंड में कितना दोलन कर रहा है, इसे हम कहते हैं आवृत्ति। एक सेकेंड में दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई? आवृत्ति कहते हैं। देखिए, आवर्तकाल जो होता है टी, आवर्तकाल जो टी होता है, ठीक, कहाँ लिखते हैं भाई, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं। आवर्तकाल जो टी होता है, ये टी बराबर होता है 2 पाई, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी होता है, ठीक है। आवर्तकाल टी का फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टी बराबर क्या होता है भाई? टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में यल अपान में जी। देखिए 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप यह भी कह सकते हैं कि ये जो टी होता है, आवर्तकाल होता है, ये समानुपाती होता है लंबाई के। ये लंबाई क्या है भाई? ये पेंडुलम जो आपका लटक रहा है यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। एक पेंडुलम है तो इसकी ये दूरी यल है, ठीक है। अब देखिए गर्मियों के दिनों में क्या होगा? गर्मियों के दिनों में जो पेंडुलम होता है ये धातु की बनी होती है, इसका ये जो लंबाई है धातु की होती है, तो ये क्या होता है गर्मियों के दिनों में फैलने लगता है। लंबाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है, ठीक है। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ेगा इसका मतलब क्या है भाई? आवर्तकाल बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय अधिक लग रहा है,
यहाँ से यहाँ तक जाने में समय अधिक लगेगा। अगर समय अधिक लगेगा तो गर्मियों के दिनों में क्या होगा, घड़ी सुस्त चलेगी। ठीक है, समय अधिक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय अधिक लगेगा, मतलब घड़ी क्या होगी, सुस्त चलेगी। अब देखिए जाड़े के दिनों में क्या होगा भाई, जाड़े के दिनों में क्या होगा, ये पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। लंबाई छोटी होगी तो आवर्तकाल भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर समय कम लगेगा तो ये ज़्यादा चक्कर मारेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, घड़ी आपकी तेज चलेगी। तो किस समय चलेगी भाई तेज, जाड़े के दिनों में घड़ी क्या चलेगी, बिल्कुल तेज चलेगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया होगा कि कब घड़ी तेज चलेगी, कब कम चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, डायनमो किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनमो जो है भाई ये किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए डायनमो क्या होता है, एक डायनमो एक आपकी मशीन होती है भाई, मशीन। ठीक है, यहाँ ऐसे डायनमो आप साइकिल में देखे होंगे। ठीक है, साइकिल में डायनमो देखे होंगे, यहाँ से तार निकला होता है। ठीक है, साइकिल वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बाकी जनरेटर ट्रैक्टर में लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, साइकिल के चक्का से हम इसे नचाते हैं, तो इसे कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। साइकिल के जब पहिए में लगा के हम इसको नचाते हैं, ठीक है, साइकिल के पहिए में जब हम इसको लगा के नचाते हैं भाई, तब यहाँ से हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लाइट मिलती है, करंट मिलता है ना। तो ये क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है, डायनमो भाई। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है भाई, आपकी बैटरी जो हो गई। देखिए उसमें केमिकल वगैरह रहते हैं, तो वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए विद्युत ऊर्जा की, जैसे आपकी मोटर हो गई, मोटर जैसे टुल्लू हो गया। ठीक है, मोटर समझ रहे हैं ना, मोटर। ठीक है, ये मोटर जो होता है, अब क्या करते हैं हम, मोटर में क्या करते हैं, विद्युत देते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं। जो आटा चक्की पीसने वाली मोटर होती है, बहुत सारे आप देखते होंगे, विद्युत यहाँ सप्लाई दिए और ये घूमने लगा, इसकी सहायता से फिर आटा चक्की वाली मशीन भी घूमने लगी आपकी। तो हम क्या करें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब कार्य में इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा है, ये मोटर हो गया। अब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है भाई, सोलर सेल। जैसे सोलर सेल हो गए, पैनल हो गए आपके। ठीक है, इस तरह से इस पे प्रकाश पड़ता है, फिर हम यहाँ से बैटरी में लगा के इसे चार्ज कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, करंट निकल रहा है। तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, दांत के डॉक्टर, ठीक है, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं भाई, तो दांत के जो डॉक्टर दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी और पूछा जाता है, जैसे कि जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं या गाड़ी के ड्राइवर होते हैं, जो उनका साइड, जैसे ये गाड़ी हो गया, ठीक है, ये गाड़ी हो गया, तो यहाँ साइड मिरर होता है, साइड मिरर। ठीक है, मतलब पीछे की चीज़ें देखने वाली। ठीक है, साइड मिरर जो होता है ये किसका बना होता है भाई, तो इसका राइट आंसर होता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक अपसारी दर्पण है। ठीक है, यहाँ चीज़ें जो मतलब बाहर, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे चल रहे होते हैं पीछे, तो इन सभी का छोटा करके इस दर्पण में, मतलब उत्तल दर्पण में वो फोटो बना देता है। वो कौन सा है भाई, किस दर्पण का गुण है, जो पीछे की सभी वस्तुओं को क्या कर दे, बिल्कुल छोटा छोटा कर दे और सभी का यहाँ पे फोटो बना दे उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और दांत के जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं, वो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं भाई, अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दर्पण की, देखिए उत्तल दर्पण, अब उत्तल लेंस, देखिए उत्तल ये होता है, ऐसे है उत्तल, मतलब उभरा हुआ रहेगा, तो ये कौन सा है, उत्तल लेंस है। अवतल दर्पण मतलब चपका हुआ दर्पण, इस तरह से। ठीक है, ये अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, लेंस की। ठीक है, अब कभी कभी पूछा जाता है, दूरदृष्टि बीमारी वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस यूज होता है, तो दूर मतलब उत्तर, दूर मतलब क्या, उत्तर,
तो उत्तल लेंस का प्रयोग कौन करते हैं? दूरदृष्टि वाले। और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि। निकट अवतल, निकट अवतल, इस तरह से याद करेंगे। दूर उर मतलब उत्तल, निकट अट मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूरदृष्टि वाले, दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? दूरदृष्टि है, इसका मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, ठीक है। दूरदृष्टि है, इसका जस्ट मतलब जो लिखा है, जो हम बोल रहे हैं उसका उल्टा ही होता है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इन बीमारी को दूर करने के लिए दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आँखों में इनमें से कौन सा रोग होता है? आँखों में इनमें से कौन सा रोग होता है? तो देखिए ट्रोकोमा ये भी आँख की बीमारी है, मोतियाबिंद ये भी आँख की बीमारी है, रतौंधी ये भी आँख की बीमारी है। तो ये सभी जो हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए भाई, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमो प्लस ग्लोबिन नामक एक होता है, ठीक है। हीमो और ग्लोबिन, हीमो और ग्लोबिन से बना है हीमोग्लोबिन, और इसमें क्या पाया जाता है भाई? लोहा पाया जाता है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाया जाता है, लेकिन आप इसे और विस्तृत रूप से जान लीजिए। देखिए हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या? हीम नामक एक रंजक पाया जाता है, ठीक है। हीम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हीमोग्लोबिन मतलब हीम, HEM, हीम नामक क्या पाया जाता है? एक रंजक पाया जाता है, और जिसके कारण रक्त लाल होता है। इस हीम के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल होता है, ओके। अब ग्लोबिन में लौह युक्त, ये जो ग्लोबिन, इसके बाद ग्लोबिन बचा, तो ग्लोबिन में लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन लौह युक्त एक प्रोटीन होता है, ठीक है। लौह मतलब लौह की मात्रा इसमें पाया जाता है ग्लोबिन में, ठीक है। ग्लोबिन में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है, ओके। आई होप कि आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। देखिए ब्लड से थोड़ा सा और हम जानकारी यहाँ पे जान लें। ब्लड में देखिए, ब्लड में होता क्या है? एक नॉर्मल आदमी में ब्लड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर, ठीक है। 5 से 6 लीटर एक नॉर्मल आदमी में ब्लड की मात्रा होनी चाहिए। और ब्लड का जो पीएच मान होता है, ठीक है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अब देखिए ब्लड जो बना होता है प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से। रक्त प्लाज्मा में जैसे कि हो गया भाई 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है, 55% क्या होता है? ब्लड में प्लाज्मा होता है। शेष जो बच गया कितना? 45%। ये क्या होती है भाई? रक्त कोशिकाएं। और रक्त कोशिकाएं में क्या होती हैं? जैसे RBC, ठीक है, RBC हो गया, WBC हो गया, और फिर आपका प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सभी हो गए प्लेटलेट्स, ओके। अब ये देखिए प्लाज्मा क्या होता है? 55% इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में वही पानी, फिर अन्य पदार्थ जैसे कि आपके क्या हो गए भाई? प्रोटीन हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी मिले होते हैं। पानी कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में कभी कभी पूछ दिया जाता है पानी कितना होता है, तो इसमें 90% पानी होता है, और प्लस 10% होता है अन्य सभी पदार्थ जैसे कि यही सोडियम, प्रोटीन, ठीक है, फास्फोरस, ये सभी चीज़ें होती हैं, ओके। चलिए बस इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्या मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आपका ग्रीन इफेक्ट। ग्रीन हाउस किस गैस से प्रभावित होता है? ग्रीन हाउस किस गैस से प्रभावित होता है? देखिए ग्रीन हाउस होता क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये पृथ्वी हो गया, चलिए यहाँ बना दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के चारों तरफ जानते हैं आप गैसों की एक बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य की जो किरणें यहाँ पृथ्वी पे आ रही हैं, ठीक है, ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं, फिर पृथ्वी से टकरा के वो वापस जाती हैं, फिर यहाँ से गैसों का एक लेयर बना होता है, फिर इन गैसों से कुछ किरणें तो टकरा के पृथ्वी पे आ जाती हैं, फिर लेकिन कुछ किरणें भाई
बाहर चली जाती हैं। तो ये भाई गैस, ये जो गैसें होती हैं, ये कौन सी गैसें होती हैं, ठीक है, ये कौन सी गैसें होती हैं जो इनसे मतलब ये सूर्य की किरणें इन गैसों से टकरा के फिर पृथ्वी पे वापस आ जाती हैं। ये ग्रीन हाउस इसलिए है ताकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो समान बना रहे भाई। अगर ये ग्रीन हाउस नहीं होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता, जिससे कि मनुष्य का जीना असंभव हो जाता। तो ये ग्रीन हाउस जो गैसें हैं ये कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर N2O होता है। ये सभी याद कर लीजिए। ये ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, जो सूर्य की किरणों को टकराने के बाद वापस भेज देती हैं पृथ्वी पे, ताकि पृथ्वी का टेम्परेचर बरकरार बना रहे। एक होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर होता है CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसें हैं ग्रीन हाउस की, आप इन्हें बिल्कुल याद करके रख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है भाई, तो बताइए। विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B और विटामिन A। तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन A के कारण होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनाल। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। उसके बाद देखिए विटामिन A, देखिए रतौंधी के साथ साथ कौन कौन से रोग होते हैं, त्वचा का शुष्क हो जाना, और इस बीमारी को दूर कैसे किया जाता है, ठीक है, तो अंडा, पनीर, दूध, हरी सब्जियां, मछली का तेल, ये सब खा के आप इस कमी को मतलब दूर कर सकते हैं, ठीक। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, ठीक है, क्या होता है भाई, थायमीन, ठीक, थायमीन। और इस विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी भूख न लगना, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, अनाज के छिलके खाइए, दाल खाइए, तिल और हरी सब्जियां ये सभी खा सकते हैं आप, ठीक है। अब विटामिन C की अगर बात किया जाए, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कार्बिक अम्ल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक, ठीक है, एस्कार्बिक, चलिए आप लिख लीजिएगा, स्कार्बिक अम्ल। और इससे क्या होता है भाई, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है, हड्डियों का कम विकास होना, ये सभी क्या होता है, स्कार्बिक मतलब स्कार्बिक अम्ल की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, और मसूड़ों से खून निकलना, घाव देर से भरना, ये सभी क्या होता है, विटामिन C की कमी के कारण होता है। इसका ट्रीटमेंट होता है खट्टे फल जो होते हैं जैसे टमाटर, संतरा, नींबू, ये सब खा के आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। स्कार्बिक अम्ल बिल्कुल खट्टा होता है भाई, खट्टे खा के आप स्वाभाविक सी बात है दूर कर सकते हैं। विटामिन K क्या है, विटामिन K देखिए होता है, इसे हम कहते हैं नेप्थोक्विनिन, नेप्थोक्विनिन, इसे हम क्या कहते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नेप्थो, ठीक, नेप्थोक्विनिन, ठीक है, क्या होता है भाई इसकी, क्विनिन, नेप्थोक्विनिन, ठीक है, नेप्थोक्विनिन। देखिए इस विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस विटामिन का संबंध रक्त स्कंद से है। टमाटर, हरी सब्जियां खा के आप इसे भी दूर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा करवा दिया भाई, ठीक है। विटामिन D की बात आती है तो इसका होता है भाई, ठीक है, विटामिन D की कमी से आप जानते हैं क्या होता है, रिकेट्स, अस्थियों का कोमल पड़ जाना, जैसे टेढ़ा ओढ़ा जो हड्डी सड्डी हो जाती है, वो विटामिन D की कमी के कारण होती है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। इसी प्रकार विटामिन E भी होता है, टेकोफेरॉल, बाजपन, एनीमिया, ये सभी रोग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लंबा वीडियो ज़्यादा ना होने पाए भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है जर्मन सिल्वर का मिश्रण है, तो यहाँ पे देखिए जर्मन सिल्वर का मिश्रण क्या है, क्वेश्चन जर्मन सिल्वर का मिश्रण है, कमेंट आप आंसर में जरूर दीजिए। तो देखिए तांबा, जस्ता, निकेल, ये किसका मिश्रण है भाई, जर्मन सिल्वर का है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए टीन और तांबा, टीन और तांबा को हम क्या कहते हैं, इसे हम कांसा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कांसा, कांसा मेडल मिलता है ना, वो किसका बना होता है भाई, टीन और तांबा का ही बना होता है। देखिए जो आदि मानव थे, मतलब अगर पूछा जाए मानव का सबसे प्रथम धातु कौन सा था भाई, तो वो होता है आपका तांबा। मानव ने अपने जीवन काल में सबसे पहले कौन से धातु का यूज किया था, तो किसका किया था भाई, तांबे का, ठीक है।
फिर ये कहा जाता है कांसा भी कहीं कहीं दिया रहता है। कांसा टीन और तांबा का बना हुआ एक धातु होता है जिसे हम कांसा कहते हैं, मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम से मिलके कौन सा धातु बना होता है भाई? कॉपर और एल्युमिनियम से मिलके कौन सा धातु बना होता है? तो रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड या इसे कहते हैं कि मतलब वो जो होता है ना दिखावटी वाला सोना, रोल्ड गोल्ड क्या बना होता है? रोल्ड गोल्ड। तांबा और जस्ता से मिलके कौन सा धातु बना होता है भाई? तो पीतल आपका, ठीक है, ब्रॉन्ज, पीतल, पीतल क्या है ये? पीतल, ठीक है, पीतल बना होता है। ये किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी याद करके रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप मुझे बताएं कमेंट में। ठीक है, चलिए बताइए भाई राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होता है यांत्रिक ऊर्जा में से किसी रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा में। तो यांत्रिक उंत्रिक इससे कोई मतलब नहीं है भाई, पौधा है, ठीक है, ऊपर से प्रकाश आता है, पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं, वो क्रिया करने के बाद मतलब रासायनिक ऊर्जा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं भाई। चलिए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका लगाया जाता है? तो BCG टीका आप जानते होंगे टीबी के लिए ही लगाया जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करता है? तो विटामिन के हमने आपको बताया था रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। कमी कौन से मतलब इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। कमी के कारण रोग कौन सा है? बेरी बेरी, भूख ना लगना। विटामिन के कारण क्या होता है? विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है इसके कमी के कारण। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है नेप्थोक्विनिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। हड्डियों का कमजोर पड़ जाना, हड्डियों का कम विकास होना विटामिन सी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। प्रतिजनन एक पदार्थ है जो, प्रतिजनन क्या एक पदार्थ है जो, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रतिजनन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिरक्षा संवेग को क्या करता है? प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होता है। देखिए जैसे पाइपलाइन केंद्र का मतलब यहाँ आपको बिल्कुल समझा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये पाइपलाइन है भाई, ठीक, तो ये पूछ रहे हैं, देखिए जैसे इसमें पानी जा रहा है, इसमें पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, पाइप में से पानी जा रहा है, ठीक है, इस तरह से पानी ऐसे जा रहा है भाई इसमें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसके केंद्र पे इन पानी के कणों का वेग क्या होगा। देखिए कहा जाता है कि जैसे कि प्रयोग द्वारा पता चला है भाई, ठीक है, ये सभी ये मतलब जो भी है ना, श्यानता, आप पहले जानिए श्यानता क्या होता है। श्यानता, श्यानता क्या होता है? जैसे कि एक घर्षण के बारे में आप जानते हैं ना, जैसे वस्तुओं के बीच जो बल कार्य करता है, जो वस्तुओं को रोकने के लिए जो बल कार्य करता है, वस्तुओं के सतहों को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इनकी सतहों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो आप जानते हैं घर्षण। ठीक है, क्या करता है भाई? घर्षण, घर्षण कार्य करता है। तो इसी प्रकार पानी के परतों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम श्यान बल कहते हैं। ठीक है, पानी के परतों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? श्यान बल कार्य करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखिए ये जैसे कि ये पाइप है भाई, तो इनके दीवारों पे जो बूंदें होंगी उनका वेग लगभग नगण्य, लगभग क्या माना जाता है? बिल्कुल नगण्य माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब कोई वेग नहीं होता है, नगण्य। ठीक है, जैसे जैसे ये दूर चले जाएंगे इनका वेग क्या होगा? क्योंकि वो स्वतंत्र होते जाएंगे, नहीं तो ये पाइप से चिपके हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे श्यानता बल अधिक कार्य करेगा ना, पाइप से चिपके होंगे, तो इनके केंद्र पे पानी का वेग क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा इन सभी के तुलना में। जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे, स्वतंत्र होते जाएंगे, पाइप इसे पकड़ के नहीं रखा होगा, तो यहाँ पे दूर जाएंगे तो इनका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक ठीक, तो हमको लग रहा है यहाँ पे पाइपलाइन के केंद्र पे
सबसे जो अधिक वेग होगा कहाँ पे होगा, अधिकतम होगा केंद्र पे, मतलब पाइपलाइन है तो केंद्र पे वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, एक मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया औषधि के तहत उपयोग यौगिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा क्लोरोक्वीन। राइट आंसर कौन सा होगा भाई, क्लोरोक्वीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है, साधारण कार्बन स्टील में क्या होता है मुख्यतः, ठीक है, तो लोहा और क्रोमियम होता है। क्या होता है, लोहा और क्रोमियम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन भाई, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किमी पर सेकेंड में लगभग कितना है। तो देखिए पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की सतह से अगर किसी वस्तु को 11.2 किमी पर सेकेंड के स्पीड से अगर फेंक दिया जाए तो यह पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र वाले एरिया को पार कर जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण वाले एरिया को पार कर गया, ठीक है, तो वह वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच ही नहीं पाएगी। वह इस वस्तु को, अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किमी प्रति सेकेंड के रफ्तार से ऊपर फेंक दीजिए, ठीक है, ऊपर फेंक दीजिए, तो ये क्या कर देता है भाई, पृथ्वी का जितना भी गुरुत्वाकर्षण बल है उसके क्षेत्र को ये पार कर जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को पार कर जाएगा तो क्या वस्तु पृथ्वी पे वापस लौट के आएगी, आप कहेंगे नहीं आएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, पलायन वेग मतलब पलायन कर जाएगा, फिर वापस कभी भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, तो आंख के रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है भाई, क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई, जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल, जूल किसकी इकाई है भाई, तो जूल जो होता है ये ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा क्या होती है, जिसकी सहायता से हम कोई काम कर पाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बल क्या होता है, F बराबर आप जानते हैं ma होता है। F बराबर ma, तो बल का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक होता है न्यूटन, या यहाँ से हम निकाल सकते हैं किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है। दाब होता है P बराबर Fy, P बराबर क्या होता है, Fya होता है। ठीक है, F क्या है, न्यूटन, और A क्या है, मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तापमान का मात्रक आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस होता है या केल्विन। ठीक है, ये तापमान का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक तुला, ठीक है, भौतिक तुला, ठीक है, भौतिक तुला किस पर कार्य करता है, तो संवेग के सिद्धांत पे बिल्कुल नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे बिल्कुल भी नहीं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे बिल्कुल भी नहीं, समांतर बल के नियम पे, बिल्कुल समांतर बल के नियम पे। भौतिक तुला, जैसे भौतिक तुला क्या है, मान लीजिए तराजू ही हो गया, एक भौतिक तुला है, तो ये समांतर बल के, इसको समांतर होना चाहिए, तो किसके नियम पे कार्य करेगा भाई, समांतर बल के नियम पे यह कार्य करता है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं सामान्य ज्ञान के। ठीक है, सामान्य ज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप का। शिवाजी को, ठीक है, शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, तो किसको भेजा था भाई, इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, साहस्ती, ठीक है, शाहिस्ता खान को, शाहिस्ता खान को। इसका राइट आंसर क्या होगा, शाहिस्ता खान को भेजा था। ठीक है, आरके स्टूडियो, आरके स्टूडियो किस अभिनेता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा राज कपूर से। आरके स्टूडियो किससे संबंधित है, राज कपूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा कितना भाई, 24 घंटे के अंदर। किसका राइट आंसर, 24 घंटे के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरी अमोनकर का संबंध किससे है, किशोरी अमोनकर का संबंध किससे है, तो शास्त्रीय गायक से। इसका राइट आंसर होगा सी, शास्त्रीय गायक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, जादू घोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम कम होने के कारण थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं भाई। ठीक है,
स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है? छठवां है स्मैश शब्द का संबंध किससे है भाई? तो टेनिस से है। इसका राइट आंसर बी होगा, टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हौज हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? अच्छा, ये रेड कलर में हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था भाई? तो ये होगा दौलताबाद। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है? राइटर्स बिल्डिंग कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा भाई? इसका राइट आंसर आप कमेंट में आप जरूर बताते रहिए। ठीक है, कोलकाता। ठीक है, इसका राइट आंसर कोलकाता होगा। ढाका, ढाक क्या है? ढाक क्या है भाई? ढाक अंतिम क्वेश्चन है, बताइए ढाक क्या है? तो यह एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। आप इसमें बताइए आप इसमें कितना सही आंसर कर पाए हैं। वीडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, क्योंकि वीडियो में आप सिर्फ मतलब 20-30 ही क्वेश्चन नहीं किए हैं, आप इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन लगभग कर चुके होंगे। ठीक है, हमने इस वीडियो में लगभग आपको 100 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा दिया भाई। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।